मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कक्षा 7 की हिंदी निकाल लो। देखिए पाठ 6 है आपका राजेंद्र बाबू। देखिए इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। देखिए बच्चों, ये कल देखिए आपको पढ़ाया था मैंने, पेज नंबर 29। देखिए ऊपर से 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ लिखा है, भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी। देखिए जो ये जवाहरलाल थे उनकी अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी। अस्त व्यस्तता में जानते बच्चों, यानी जैसे बोल देते हैं कि देखिए ये सामान कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है, यानी बिखरा हुआ। समझ गए? तो अस्त व्यस्तता का मतलब हो गया बिखरा हुआ। तो देखिए इनकी जो अस्त व्यस्तता थी वो व्यवस्था से, अस्त व्यस्तता होते हुए भी ये व्यवस्था से निर्मित थी, किंतु निर्मित होता है बनी नहीं। तो देखिए किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यवस्था का पर्याय थी। लेकिन राजेंद्र बाबू की अस्त व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? जो ये जवाहरलाल की अस्त व्यवस्था थी उससे भी बिगड़ी हुई थी। तो देखिए दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता देख ले तो उन्हें बुरा नहीं लगता। किसको? राजेंद्र बाबू को। देखिए अगर ये जवाहरलाल की अस्त व्यस्तता को देखते थे तो इनको बुरा नहीं लगता, परंतु अपनी अस्त व्यस्तता के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते। जब इनकी अस्त व्यस्तता इनको दिखती तो एक जैसे बालक भूल कर देता है, गलती कर देता है किसी बात की, और फिर वो जब जानता है तो संकुचित हो जाता है, यानी शर्मिंदा हो जाता है। उसी प्रकार से इनको भी शर्मिंदा होती थी। एक दिन यदि दोनों पैरों में 2 भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया। क्या हुआ? एक दिन यदि दोनों पैरों में 2 भिन्न रंग के, भिन्न जानते बच्चों, अलग। देखिए मोजे जो थे तो दोनों अलग रंग के थे, तो मोजे वो पहने हुए किसी ने देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। देखिए उनका शर्मिंदा होना अनिवार्य था। देखिए बच्चों, परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते, और क्या हुआ? जब दूसरे दिन स्वयं मतलब देख करके सावधानी से कि कहीं दूसरे ना पहन लें, लेकिन फिर भी जब वो रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमिल रंगों के पहन लेते। क्या हुआ कि जब इन्होंने पहने मोजे तो जो पहले पहने थे दूसरे उससे भी कहीं इन्होंने जब बड़ी सावधानी पूर्वक पहने तब भी वही प्रक्रिया हुई, इन्होंने दूसरे रंग के फिर भी पहन लिए। अब देखिए उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर जी का स्मरण अनायास हुआ जाता है। अब देखिए महादेवी वर्माएं देखिए कह रही है कि उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ, किसकी? राजेंद्र बाबू की अस्त व्यस्तता के साथ जो उनके निजी सचिव और सहचर, यानी जो उनके सेवक वो साथ में जो रहते थे वो चक्रधर जी थे, उनका स्मरण यानी उनकी याद अनायास हो जाती है। देखिए जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, क्या होता है? उनके भी मोजे कैसे हो गए थे, यानी फट चुके थे। जब 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती तब जूते के तले, पैर के तलवों के, क्या होता था? जो जूते के तले होते हैं वो पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते। गवाक्ष में बच्चों जानते हैं, यानी सुराग, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जूतों के तलवे हो जाते थे। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि खद्दर
अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता। देखिए जो इनके कपड़े थे, धोती कुर्ता कोट खद्दर आदि, वो अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता। यानी जो जब नया होता है तो कपड़ा कुछ अलग होता है, और देखिए जब पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे फटने लगता है। तो उस प्रकार से ये मूल ताने बाने में जब बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। क्या करते थे, जो ये राजेंद्र बाबू के कपड़े थे पुराने, पुरातन मीन्स पुराने, तो ये देखिए ये चक्रधर जी जो थे ये इनके कपड़ों को बहुत अच्छे ढंग से अपने को पहनने के लिए रख लेते, यानी सज्जा को अपने लिए सहेज लेते, मतलब अपने पहनने के लिए रख लेते थे बहुत अच्छे ढंग से। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान में बच्चे जानते हैं वस्त्र। तो देखिए राजेंद्र बाबू के जो पुराने वस्त्र थे वे अपने आप को प्रसारित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। देखिए उनके कपड़ों को पहनकर इन्होंने अपने आप को यानी बहुत अच्छा सजा संवार लिया, अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझने लगे। और देखिए कृतार्थ का इन्होंने अनुभव किया। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। देखिए ऐसे गुरु शिष्य थे राजेंद्र बाबू और चक्रधर जी। जब राजेंद्र बाबू के कपड़े पुराने हो जाते थे तो देखिए बच्चों चक्रधर जी उनके कपड़ों को लेकर के और बहुत अच्छे ढंग से उनको रखते और पहनते थे। ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। देखिए आगे, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 ईस्वी में मिला। कब मिला? देखिए राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क आने का अवसर मुझे सन 1937 ईस्वी में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। देखिए जब प्रयाग गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू, तो देखिए कहाँ गए हुए थे? महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का क्या करने गए थे? शिलान्यास करने प्रयाग गए थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं। देखिए ये महादेवी वर्मा कह रही हैं, बता रही हैं कि उनसे ज्ञात हुआ, राजेंद्र बाबू से पता चला कि उनकी 15-16 पौत्रियां बच्चों जानते हैं। देखिए जो उनके लड़कों की पुत्रियां थी, ठीक है, तो देखिए वो 15-16 इनकी पौत्रियां थी जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। देखिए कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा, कि जो इनकी पौत्रियां हैं उनको यदि अपने छात्रावास में रखकर, छात्रावास बच्चों जानते हैं जहाँ पढ़ाई होती है, तो देखिए वहां पर रखकर इन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। किसके संरक्षण में? महादेवी वर्मा के। देखिए जो इनकी पौत्रियां थी 15-16, तो पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रम से उनकी जो बालिकाएं थी वो उनके संरक्षण में आ गई। और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी दादा भी प्रयाग आते हैं। कभी कभी क्या होता रहा, जो पौत्रियां थे उनके दादा दादी उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रयाग में आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। अब देखिए बच्चों, जो इनकी पौत्रियां थी उनके दादाजी कौन थे? राजेंद्र बाबू और उनकी धर्मपत्नी। तो देखिए ये महादेवी वर्मा बता रही कि राजेंद्र बाबू की जो सहधर्मिणी थी यानी पत्नी थी,
उनके निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। तब इनसे प्रयाग में इनकी मुलाकात हुई। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। देखिए क्या बता रहे, जो राजेंद्र बाबू की पत्नी थी वो कैसी थी, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी। देखिए कैसी थी, साध्वी, सरल, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु यानी दया रखने वाली, ममता रखने वाली, असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी यानी संचालन करने वाली। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। देखिए जब इनकी शादी हुई थी तो कैसी थी, बालिका थी, छोटी थी, इनकी कम आयु थी। तो देखिए इन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया, यानी इनकी कम उम्र में शादी हुई और अपने ससुराल आ गई। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों, देखिए बच्चों यहाँ पर घंटा लिखा है, घंटों लिख लीजिए, ठीक है। उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, देखिए संभ्रांत यानी कुलीन, संभ्रांत का मतलब क्या हुआ, कुलीन जमींदार परिवार की एक परंपरा यानी रीत रिवाज था वहां की, उसके अनुसार उन्हें क्या करना पड़ता था, घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। जब नई नई शादी होती है बच्चों, देखिए घर में वधू आती है तो देखिए पर्दा करके वो क्या करती है, एक जगह पर बैठी रहती है। उसी प्रकार से इनको भी देखिए घंटों सिर नीचा करके एक जगह पर बैठना पड़ता था। परिणाम था उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई। आप देखिए क्या हुआ, जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी वो इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वो सीधी खड़ी नहीं हो पाई। देखिए बच्चों इनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी और ये सीधी खड़ी नहीं हो पाई। राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी का छुआ नहीं खाती। देखिए राजेंद्र बाबू जब प्रयाग गए तो इन्होंने बताया कि जो इनकी पत्नी थी वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाती थी, केवल ब्राह्मण रसोइया अपवाद है। देखिए केवल ब्राह्मण रसोइया यानी ब्राह्मण का बना हुआ अपवाद, यानी सामान्य नियम से जो भिन्न। देखिए तो ये इनके लिए अपवाद है। छात्रावास का रसोइया महाराज उनकी थाली परोस देगा। देखिए जो छात्रावास में रहकर जो रसोई बनाता था तो उसके लिए बताया गया कि वो थाली परोस देंगे इनको, कुछ अन्यथा ना मानना यानी कुछ गलत ना मानना कह कर वे संकुचित से हो गए। कौन, राजेंद्र बाबू, यानी उन्होंने बता दिया कि ये छुआ हुआ किसी का नहीं खाती हैं। देखिए ये कहने के बाद थोड़ा सा संकुचित हो गए। और देखिए बिहार में जमींदार परिवार की वधू और स्वातंत्र युद्ध के अपराजेय सेनानी की पत्नी होने का ना उन्हें कभी अहंकार हुआ और ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। देखिए बिहार के जमींदार परिवार की वधू कौन थी, महादेवी वर्मा थी। देखिए ये स्वातंत्र युद्ध के अपराजय यानी अपराजय का मतलब क्या हुआ, जिसे कभी पराजित ना किया जा सके। तो देखिए वो एक सेना की कौन थी, पत्नी थी महादेवी वर्मा। देखिए उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ और ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि थी, यानी किसी के प्रति उनको भेदभाव नहीं था। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। देखिए छात्रावास में जो बालिकाएं थी, नौकर चाकर थे,
उन्हें समान रूप से उनका वो ध्यान रखती थी। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वे सबको बुला बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना ना भूलती। देखिए छात्रावास में जब वो जाती रुकती वहां पर, तो वहां पर सभी को बुला करके क्या करती बच्चों, सभी से उनके परिवार की कुशल मंगल पूछती थी और घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्राय सभी बढ़ जाता था। क्या करती थी, जो कुछ भी वो लाती थी मिष्ठान में तो सबको बांट देती थी। देखने वाला ये जान ही नहीं सकता था कि वे सबकी या अय्या अर्थात दादी नहीं है। देखिए जो देखते थे उनको पता ही नहीं चलता था कि ये इनकी दादी नहीं है, क्योंकि वो सभी के साथ समान व्यवहार करती थी। देखिए गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाती। देखिए ये क्या करती थी, जब गंगा स्नान के लिए जाती थी सबके साथ में सबको ले जाकर, तो देखिए उस दिन क्या, जब गंगा में क्या होता है बच्चों, दूध और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए ये सबके लिए वहां पर देती थी ला करके चढ़ाने के लिए। तो देखिए लिखा है कि जितने फूल दिखाई देते सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाती। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी। और देखिए जब वो वहां जाती थी तो जो वहां पर पंडे लोग रहते हैं गंगा के पास, तो देखिए वो उनको घेर लेते थे, पर वो बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए यानी अशांत हुए क्या करती थी, शांति भाव से प्रत्येक कोष का प्राप्त देती चलती थी। क्या करती थी, शांत भाव से सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देती चलती थी, यानी उनको देती थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज यहीं तक पढ़ाएंगे। आप लोग निशान लगा लीजिए बुक में और आगे का फिर कल पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।